नमस्कार, मैं विवेक कुमार, इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI अलीगंज लखनऊ। आज मैं आप सभी को व्यवसाय ड्राफ्टमैन सिविल के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में वर्णित टॉपिक पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन के तीसरे भाग के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। अब से पहले हम जान चुके हैं इंट्रोडक्शन पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, उससे संबंधित कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा करी। उसके बाद हमने सूएज के टाइप्स के बारे में पढ़ा, रॉ सूएज और वगैरह वगैरह। क्लासिफिकेशन ऑफ सूएज हमने देखा, सूअर के अलग अलग क्लासिफिकेशन के वर्गीकरण किया था। उसके बाद अलग अलग पाइप के जॉइंट्स, प्लम्बिंग सिस्टम, सैनिटरी फिटिंग्स और अंत में हमने मैन होल्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करी थी। अगर मैं मैन होल के बारे में एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूँ तो मैन होल के बारे में बताते हुए मैं आपको यह कह पाऊँगा कि ये हमारे सूअर सिस्टम में एक ओपनिंग होता है, एक खुला स्थान होता है जहाँ से कोई व्यक्ति इंस्पेक्शन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए या मेंटेनेंस के लिए उसके अंदर यानी कि पाइप के अंदर घुसता है, उस चैम्बर के अंदर घुसता है, निरीक्षण करता है, अगर कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है तो वो भी कार्य करता है। मैन होल अमूमन दो पाइप के जंक्शंस पे बनाए जाते हैं या ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं जहाँ जो अलग अलग व्यास यानी कि डायमीटर के पाइप एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा मैन होल ऐसी जगह पे भी बनाए जाते हैं जहाँ दो पाइपों के स्तर में अंतर हो। मसलन एक पाइप अगर इस तरह आ रहा है और दूसरा पाइप यहाँ पर है तो इसे जिस चेंबर में जोड़ा जाता है वो अमूमन हम मैन होल ही रखते हैं, जहाँ ऊपर पे थोड़ा सा खाली होता है, यहाँ पे कवर लगा होता है, ये आपका रोड या स्ट्रीट होती है, यहाँ पे लैडर्स वगैरह लगे होते हैं। चित्र के माध्यम से हमने इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा था। अब हम इस तीसरे भाग की शुरुआत करते हुए समझने का प्रयास करेंगे कि हाउस सर्विस कनेक्शंस क्या होता है, इसमें कौन कौन से भिन्न अंग होते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है। देखिए, जब हम जल आपूर्ति के सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब हम वाटर सप्लाई सिस्टम यानी स्कीम के बारे में बात करते हैं तो गवर्नमेंट हमें हमारे घर के नज़दीक तक पाइपलाइन बिछा करके देती है, जिसके बाद हमें एक कनेक्शन अपने घरों के लिए लेना होता है। तो यह जो हाउस सर्विस कनेक्शंस है ये बेसिकली उसी से डील करेगा कि जो आपके घर के नज़दीक वाटर मेंस लगी हुई है, मेन पाइप लगी हुई है, उससे आपके घरों तक पानी किस प्रकार से आता है, किन किन ऑपर्टनेंसेस की मदद से आता है, किन किन उपकरणों की मदद से आता है, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सर्कल है ये वाटर मेन है, ये सप्लाई पाइप है, मुख्य पाइप है, जो हो सकता है कि आपके गली में आपके रोड के नीचे पड़ा हो, वहाँ से आपको कनेक्शन लेने की ज़रूरत होगी अपने घर में पानी ले आने के लिए। देखिए यहाँ पर एक वाल्व की मदद से, वाल्व कैसा होता है, ये पाइप में ड्रिलिंग की जाती है और फिर उसमें हम ये वाल्व लगाते हैं जहाँ से एक गूजनेक पाइप तक आता है। गूजनेक पाइप ये सेगमेंट है। गूजनेक पाइप अमूमन जस्ते का यानी लेड का बना होता है। लेड की खास बात यह है कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, तो अगर यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा लेवल में ऊपर नीचे हुआ तो ये गूज नेक पाइप उसको बेयर कर लेगा, उसके वजह से कनेक्शन आपका ब्रेक नहीं होगा। मसलन अगर यहाँ पे अगर कोई इम्पैक्ट आता है तो इसकी वजह से आपका जो सप्लाई मेन है यानी ये पाइप है, इस पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। तो ये गूज नेक पाइप आपको वो मदद करता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक चेम्बर है जिसमें हमने स्टॉप कॉक लगा रखा है। तो स्टॉप कॉक का काम क्या है, अगर आपके घर के अंदर कोई मेंटेनेंस का काम हो रहा है पानी से संबंधित, तो ये स्टॉप कॉक से पानी पूरे तरीके से बंद किया जा सकता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, अगर आपके घर का पानी का कनेक्शन अगर अथॉरिटीज़ को काटना हो तो वो स्टॉप कॉक से पानी का कनेक्शन बंद कर देगा। इसके बाद आपके कंपाउंड वॉल, स्टॉप कॉक के बाद सीधे आपके बाउंड्री यानी कि आपका जो घर का अहाता होगा, कंपाउंड होगा, उसके अंदर पानी की पाइप जाएगी, जहाँ पे अगेन एक स्टॉप वाल्व आप लगाते हैं वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है वाटर मीटर लगा होता है जिसकी रीडिंग के आधार पे आपको जल कर यानी वाटर का जो आपको टैक्स पे करना है, वाटर टैक्स पे करना है, वो आप इस वाटर मीटर के रीडिंग के आधार पे पे करते हैं। फिर इसके बाद ये पानी का कनेक्शन आपके घर में चला जाता है। हमें गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करी जा रही व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो अमूमन जो हाउस सर्विस कनेक्शन है उसमें ये सारी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है।
इसके बिना हम कनेक्शन बहुत इजीली नहीं ले सकते। गवर्नमेंट का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो आपको इस विधि से ही सप्लाई करता है पानी का। आगे बढ़ते हुए हम कुछ वैल्व्स के बारे में पढ़ लें। अगर हम वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं, वाटर मेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें कुछ वैल्व्स को जान लेने की ज़रूरत है। देखिए, एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मैं दोबारा दोहरा दूँ, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, तो हम पानी का शोधन कर रहे होंगे पीने योग्य उसको बनाने के लिए। जब हम सूएज ट्रीटमेंट प्लांट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे होंगे, तो हम हमारे घरों से, गलियों से निकलने वाले गंदे पानी को नदी की मुख्य धारा में डालने से पहले जो उसका उपचार करते हैं वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में करते हैं। तो यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी पीने योग्य बना दिया गया, जो साफ़ कर दिया गया, उसको घरों तक सप्लाई करने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है वो हमारा वाटर सप्लाई स्कीम कहलाती है। उसमें अलग अलग तरीके के अलग अलग डायमीटर के अलग अलग टाइप्स के पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। उन पाइप में पानी ट्रीटेड वाटर बेहतरीन तरीके से फ़्लो कर सके, बिना किसी प्रॉब्लम के फ़्लो कर सके, उसके लिए कुछ हमें इक्विपमेंट्स या अपर्टेनेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम वैल्व्स के बारे में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एयर वैल्व्स की, तो यह कई बारी हमारे सामने स्थिति बनेगी, सिचुएशन आएगा जब हमारे पाइप में एयर ब्लॉक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो फ़्लो है वो इंटरप्टेड होगा। मतलब जो पाइप के एंड पे जो डिस्चार्ज होगा, प्रति सेकंड जो क्यूबिक मीटर में पानी हमें मिल रहा होगा या प्रति सेकंड लीटर्स में जो पानी हमें मिल रहा होगा, वो वेरी कर जाएगा अगर पाइप में हमारे कहीं एयर है। अच्छा, एयर की सबसे ख़ास बात क्या है कि वो सब पाइप में सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर ही मिलेगा। तो जहाँ पर भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं जब पाइप में जो सबमिट होता है, ऊंचाई वाला स्थान होता है, वहाँ पे एयर वाल्व लगाते हैं। देखिए, ये हमारी वाटर मेंस है जिसमें यहाँ पे एयर वाल्व लगा हुआ है। अगर एयर आएगा, यहाँ ज़रूरत होगी, तो ये वाल्व ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा और यहाँ से एयर रिलीज़ हो जाएगी। इसको लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें फैसिलिटी क्या मिलती है कि पाइप में कहीं पर भी एयर ब्लॉक्ड है तो आसानी से एस्केप कर जाती है, निकल जाती है। बिबकॉक, ये एक सिंपल सा डायग्राम है, आप देख पा रहे हैं। बिबकॉक एक नल होता है, ये वाटर सप्लाई स्कीम के सबसे एंड पे लगा होता है। अब आप समझ सकते हैं कि स्रोत क्या था, नदी से हमने पानी उठाया या किसी और स्रोत से पानी लिया, उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ले गए, फिर पाइप के नेटवर्क से हम उसको घरों तक सप्लाई किए। जब एक बार पानी हमारे घर के अंदर तक आ गया तो उस नेटवर्क के सबसे एंड पे क्या होगा, ये बिबकॉक होगा। इससे भली भांति आप लोग परिचित हैं। तो अब जो बताने की ज़रूरत थी मुझे कि बिबकॉक हमेशा ही हमारे सप्लाई नेटवर्क के एंड पे लगा होता है। फायर हाइड्रेंट्स की अगर मैं बात करूं, तो ये अग्निशमन के लिए इस्तेमाल होता है। अग्निशमन से आप समझ सकते हैं कि अगर आग लगने की स्थिति में अगर फायर ब्रिगेड वाले लोग आते हैं, उसके पर्सनल आते हैं अपनी गाड़ियों के साथ, तो उन्हें अग्निशमन यानी कि आग को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होगी। हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि हमारे वाटर सप्लाई स्कीम में 1 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से गवर्नमेंट सप्लाई करती है पानी को फायर एक्सटिंग्विशिंग के लिए, यानी बुझाने के लिए। तो यहाँ पर फायर हाइड्रेंट्स लगा होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे हमारे दमकल के कर्मी आएँ तो अपना पाइप वहाँ लगाएं और आसानी से आग को बुझा सकें। तो देखिए, यहाँ पे 2 तरीका है, एक फ्लश फायर हाइड्रेंट है, दूसरा पोस्ट टाइप हाइड्रेंट है। फ्लश टाइप एक चैम्बर में बंद होता है जिसके ऊपर एक CI कवर, कास्ट आयरन का कवर लगा होता है, ज़रूरत पड़ने पर ढक्कन खोल दिया जाता है और यहाँ पर वो अपने कनेक्शंस लगा लेते हैं और फिर यहाँ से पानी को सक करते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे स्प्रे करके अग्नि को बुझाने का, आग को बुझाने का काम करते हैं। पोस्ट टाइप ये किसी उसमें नहीं लगा होता, किसी चैम्बर में नहीं होता है, ये ऐसे ही निकला होता है, बाहर की तरफ उठा होता है, हालांकि इस पर भी ढक्कन लगा होता है। ये स्ट्रीट मेंस में अमूमन आपको देखने के लिए मिलता है। जब भी ज़रूरत पड़ती है अग्निशमन के यानी दमकल कर्मी जब आते हैं तो अपनी गाड़ियों का कनेक्शन इसमें करते हैं, जहाँ से वो पानी सक करते हैं और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे स्प्रे कर देते हैं। रिफ्लक्स वाल्व की बात करूँ तो यह एक सिंगल डायरेक्शन में पानी को फ़्लो कराने की अनुमति प्रदान करते हैं। अमूमन ये पंप के नज़दीक लगाया जाता है। एक फिनोमेना होता है वाटर हैमर, हालांकि बहुत हम डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दूँ आपको एक छोटे से चित्र के माध्यम से। अगर देखिए, ये इस तरीके का पाइप नेटवर्क हमारे पास है।
पानी यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। जब तक पंप चलेगा पानी के फ्लो करने की दिशा यही होगी, लेकिन जब हम पंप बंद करेंगे तो ये पानी जो ऊपर की तरफ जा रहा था एक बार ये वापस रिटर्न होने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा दबाव होता है कि कई बार ये पाइप ब्रस्ट कर जाते हैं। उसके लिए तो हालांकि अलग से हम व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो हमारे पंप को बर्बाद कर देता है, नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें रिफ्लक्स वाल्व लगाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, अगर ये वाटर फ्लो का डायरेक्शन ये रहा, तो ये जो आपको यहाँ पे एक गैस्केट या वाल्व टाइप जो दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा, तो पानी आसानी से फ्लो कर जाएगा। लेकिन जब ये रिटर्न आने की कोशिश करेगा तो ये नीचे की तरफ बंद हो जाएगा, यानी कि पानी इस दिशा में तो फ्लो कर सकता है लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो रिफ्लेक्स वाल्व से आप समझ सकते हैं कि ये एकल दिशा में पानी के बहाव को सुनिश्चित करता है। अगर मैं स्कोर वाल्व की बात करूं तो देखिए, हमारे जो पाइप नेटवर्क है उसमें इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि किसी एक जगह पर बालू इकट्ठा हो जाए या कोई और कचरा किसी रूप में इकट्ठा हो जाए, जिसे निकालने की ज़रूरत हमें लगातार पड़ती रहेगी। तो हमारा जो वाटर सप्लाई स्कीम है या वाटर सप्लाई नेटवर्क है, उसमें जो सबसे निचले स्तर होते हैं, जिसका ऊंचाई सबसे कम होता है, आप समझ सकते हैं कि अगर एक उदाहरण मैं दूं कि पाइप ऐसे है, इस तरीके से है और फिर पीछे देखें तो नीचा है, तो अगर इस पूरे नेटवर्क में देखें तो समिट ये है और बॉटम ये है या सबसे निचला स्तर ये है। तो हमेशा स्कोर वाल्व निचले स्तर पर लगाया जाता है, क्योंकि वहीं पे सिल्ट के एक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होने की संभावना ज़्यादा होती है। स्क्वायर वाल्व का क्या काम है कि हम इस वाल्व को मैनुअली ऑपरेट करते हैं, खोलते हैं, और वहाँ से जब पानी फ्लो करता है तेज़ी से, तो वो अपने साथ पाइप नेटवर्क में जमा हुआ सिल्ट या बालू जो भी चीज़ें हैं, गंदगी है, वो बाहर की तरफ फ्लो करा देता है, लेके बाहर निकल जाता है। तो ये स्कोर वाल्व की ज़रूरत है। अब बात करते हैं रिलीफ वाल्व की। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो वाटर सप्लाई स्कीम है, नेटवर्क है, उसमें पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए पंप का जो एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छा हो जाए, जिसके लिए हमारा पाइप नेटवर्क या वाटर सप्लाई जो स्कीम है वो डिज़ाइन नहीं है, या किसी और तरीके से पाइप में प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो पाइप फटने यानी बर्स्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये रिलीफ वाल्व बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जब भी इस जो वाटर पाइप है या वाटर मेंस है, सप्लाई पाइप है, इसमें जब प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा होता है, तो देखिए स्प्रिंग ऑपरेटेड, यानी ये आपको दिख रहा है यहाँ पे एक स्प्रिंग पे लगा हुआ वाल्व है। जब ये प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा तो ये ऊपर की तरफ लगातार ढकेलता रहेगा, लेकिन एक लिमिट के बाद ये वाल्व खोल देगा, ये स्प्रिंग ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी और वाल्व खुल जाएगा, वहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। तो ये बहुत अहम चीज़ है हमारे वाटर सप्लाई नेटवर्क में। इसका मुख्य काम क्या है, अगर कभी किसी मोड़ पर पाइप में पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वाल्व, उसको हम रिलीफ वाल्व कहते हैं। अब स्लुइस वाल्व की बात करूं मैं, तो ये क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं कि पानी की सप्लाई कितनी क्वांटिटी में हो, इसको कंट्रोल करने के लिए स्लुइस वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए ये हमारा वाटर मेंस है, यहाँ से हमने कई सारे लेटरल्स लिए हैं सप्लाई के लिए पानी के, तो हम स्लुइस वाल्व अमूमन कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, इन जगहों पे लगाएंगे, और ये सुनिश्चित करेगा, ये वाल्व की ओपनिंग सुनिश्चित करेगी कि इसमें तो लगातार प्रेशर बना है, लेकिन हमें मान लेते हैं इस सेगमेंट ए, बी और सी, ए, बी और सी में हमें कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पे हम सप्लाई करेंगे। और इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, स्लुइस वाल्व से। जैसे ही हम इसको टर्न करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। तो जब हमें इसको सप्लाई बढ़ानी है तो इसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसका लेवल को ऊपर कर देंगे, तो यहाँ पे ओपनिंग मिल जाएगी जिससे वाटर फ्लो कर जाएगा। तो क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए हम जिस वाल्व का इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्लुइस वाल्व बोलते हैं। स्टॉप कॉक की अगर मैं बात करूं तो पहले हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम हाउस होल्ड स्कीम देख रहे थे, वाटर सप्लाई कैसे हमारे घरों तक आती है वो पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक स्टॉप कॉक का हमने जिक्र किया था। स्टॉप कॉक का काम क्या होता है, पानी की सप्लाई को अवरुद्ध कर देना, बंद कर देना। ये भी एक तरीके से स्लुइस की तरह है, बट इसका काम कंट्रोल करना नहीं होता, ये पूरे तरीके से बंद करना होता है। देखिए
ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है और ये सेगमेंट दिख रहा है, अगर ये वाला हिस्सा जो वाल्व है अमूमन, ये अगर नीचे आकर के इन दोनों पे बैठ गया तो पानी जो इस दिशा से आ रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाएगा। तो स्टॉप कॉक का काम क्या है? अमूमन वाटर सप्लाई को पूरे तरीके से बंद करना ही स्टॉप कॉक का मुख्य उद्देश्य है। अब आगे बढ़ते हैं और एक टर्म के बारे में पढ़ते हैं, सेसपुल। देखिए, अगर आप अपने घर के लिए मसलन 4-5 लोगों का परिवार है, तो जो आपके घर से निकलेगा कचरा इन द सेंस कि ऐसा पानी जो आपके टॉयलेट वॉशरूम से निकल रहा है, आपके वॉशरूम से वाटर क्लोजेट से निकल रहा है, वाटर क्लोजेट्स का मतलब है मानव मलमूत्र, इन सभी को अगर आपके पास कोई और तरीका नहीं उपलब्ध है निस्तारित करने का, तो आप सेसपुल की मदद से उसको कर सकते हैं। सेसपुल में क्या होता है कि एक खुला पिट होता है जिसके ऊपर ढक्कन लगा दिया जाता है। देखिए, यहाँ से इनलेट है, यहाँ से बिल्कुल रॉ फॉर्म में हमारे घर से यानी कि हमारे टॉयलेट से, वाटर क्लोजेट से जो गंदा पानी है, मलमूत्र है, वो आएगा, इस टैंक में इकट्ठा होगा और यहीं पे वो सड़ता रहेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये भर जाएगा तो इसको मैनुअली हटाया जाता है। मैनुअली या मशीन भी कुछ कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मैनुअल एक्सकेवेंजिंग शब्द था वो अमूमन सेसपुल के टाइम का ही था, जहाँ पर आदमी लेबर क्या करता था, यहाँ से कचरा उठाता था और उसको डंप करता था बाहर। इसके डंपिंग प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा बदबू, न्यूसेंस पैदा होता है। ये बिल्कुल भी सामाजिक रूप से एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार तो कचरा आपने निस्तारित करने के उद्देश्य से इकट्ठा कर दिया, लेकिन जब ये टैंक भर गया, सेसपुल भर गया, तो आपको इसको बाहर की तरफ ले जाना है, जो एक फिर से उसको हैंडल करने जैसा है। कोई मानव या कोई मशीन ही हैंडल करेगा, जिसकी वजह से गंदगी फैलेगी। ये मलकुंड अमूमन इसको बोलते हैं, और इसका जो मुख्य काम है वो यही है कि जब आपके घर से रॉ फॉर्म में कचरा निकले तो तुरंत वो आपके इर्द गिर्द न फैल जाए, वो एक जगह इकट्ठा हो। लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि समय समय के अंतराल पे उसको निस्तारित किया जाए, उसको वहाँ से एक्सकेवेट किया जाए, खोद के निकाला जाए और कहीं दूर ले जाकर उसको डंप किया जाए। तो सेसपुल का ये फॉर्मेट है। सेप्टिक टैंक एक बहुत ही उन्नत तकनीकी है। हमारे घरों के या छोटे हाउसिंग कॉलोनीज़ के कचरा मैं जब यहाँ पे शब्द इस्तेमाल करूँगा तो आपको ये समझना होगा कि मैं वाटर क्लोजेट से निकलने वाले मलमूत्र और टॉयलेट आपके बाथरूम से निकलने वाले पानी की ही बात कर रहा हूँगा। तो जिसमें वाटर क्लोजेट से निकलने वाले मलमूत्र की मात्रा ज़्यादा होगी। तो सेप्टिक टैंक एक बहुत ही उन्नत तकनीकी है जिससे बिल्कुल भी न्यूसेंस नहीं फैलता और आपके घर से निकलने वाला कचरा पूरे तरीके से स्टेबलाइज होकर कम खतरनाक होकर के निस्तारित हो जाता है। यह कभी भी सेप्टिक टैंक हमेशा दो चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है, एक तो खुद स्वयं में सेप्टिक टैंक और उसके साथ में सोक पिट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी आगे हम उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले सेप्टिक टैंक अभी आगे चित्र के माध्यम से मैं समझाऊंगा, कुछ बातें आप यहाँ समझ लीजिए। यह एक वाटर टाइट टैंक होता है। महत्वपूर्ण बात क्या है, ये वाटर टाइट टैंक होता है। यहाँ से पानी का रिसाव या लीकेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जिसका इस्तेमाल घरों से निकलने वाले मल मूत्र को निस्तारित करने के लिए किया जाता है वो तो आप समझ ही चुके हैं। इसके अंदर सुएज बहुत स्लो स्पीड से मूव करता है। ऐसा इसलिए भी है कि टैंक का जो सरफेस एरिया, मतलब टैंक का जो सरफेस एरिया है, अगर वॉल्यूम की बात मैं न करूं, सिर्फ एरिया की बात करूं, तो आपको पता चलेगा कि जितना उसमें इनलेट है, मतलब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि एक सिंगल घर, सिंगल परिवार या फिर कुछ घरों का ग्रुप या हाउसिंग ग्रुप जो है, सोसाइटीज़ हैं जो छोटी हैं साइज़ में, उन्हीं के कचरे को निस्तारित करने के लिए सेप्टिक टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। समझने की ज़रूरत है, जब इनलेट कम है और टैंक का एरिया ज़्यादा है तो उसके अंदर जो गंदा पानी है, जो मलमूत्र है, वो कैसे फ्लो करेगा, बहुत मध्यम यानी स्लो गति से मूव करेगा। और इस दौरान जो सॉलिड्स है उस पानी में वो धीरे धीरे टैंक में नीचे सेटल होते रहेंगे, जिन्हें बाद में हम बाहर निकाल लेते हैं। इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है एनारोबिक बैक्टीरिया द्वारा, जो उस कचरे में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स को खा करके उसको डिकम्पोज करता है, विघटित कर देता है, तोड़ देता है, जो फिर अंत में एक कम खतरनाक, कम हार्मफुल, कम नुकसानदेह चीज़ के रूप में सामने आता है।
तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको समझना होगा कि सेप्टिक टैंक में बिल्कुल भी ऑक्सीजन भी अलाउड नहीं है। ऐसा इसलिए है ताकि वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया आसानी से ग्रो करे और उस कचरे में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स को खा करके उन्हें सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ सके। इसमें इस टैंक से जो पानी निकलता है उसको एफ्लुएंट कहते हैं। बाद में इसे ही सोकपिट में डाल करके निस्तारित कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, सेप्टिक टैंक के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी IS 2470 जिसे 1985 में बनाया गया था, इसमें विस्तृत जानकारी है। ये 24 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट है जो RTI एक्ट से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे आपके पास उपलब्ध है। यह देखिए एक चित्र है, क्रॉस सेक्शनल चित्र है, ये सेक्शनल चित्र है सेप्टिक टैंक का। इसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि इसमें कैसे कचरे का निस्तारण होता है। देखिए ये जो सेक्शन है, यहाँ से हमारा गंदा पानी यानी कि हमारे वाटर क्लोजेट से, वॉशरूम से पानी आएगा। अब फिर यहाँ पे एक बफेल वॉल है। बफेल वॉल का काम क्या होता है, एक वॉल होती है जिसके नीचे से, वॉल मतलब दीवार है ये, जिसके नीचे से पानी ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा। इसका काम ये है कि जो भी झाग इधर से आ रहा हो इनलेट से, वो यहीं पे रुक जाए, आगे न जाए झाग। तो जब ये गंदा पानी यहाँ से आता है, बहुत स्लो गति से ऊपर की तरफ मूव करता है। इस दौरान जब पानी हमारे सेप्टिक टैंक में जब आगे की तरफ मूव करता है तो इसमें जो भी सॉलिड मैटर्स हैं वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। मतलब सॉलिड मैटर्स यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। देखिए इसका स्लोप 1/10 रखा गया। 1/10 का मतलब क्या है कि अगर 10 मीटर लंबा है तो 1 मीटर ऊंचा, ये स्लोप, इतना स्लोप हम इसमें सेप्टिक टैंक के बॉटम में देते हैं। इससे होता क्या है कि जो सॉलिड मैटर्स है वो आकर के यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होता है। बाद में यहीं से इसको निकाल लिया जाता है, इसकी क्लीनिंग कर दी जाती है। इसके में कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखने की आवश्यकता होती है। डायमेंशंस क्या होता है, मिनिमम विड्थ 750 mm रखते हैं, सब mm में हम बता रहे हैं। लेंथ 2 गुने से 4 गुने तक रखते हैं। डेप्थ हमेशा ही देखिए 1000 से 1300 mm रखते हैं। इसको कभी भी कुआं की तरह बहुत गहरा नहीं बनाते हैं। बहुत सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि 2 से 2.25 मीटर से ज़्यादा हम कभी भी टैंक का गहराई नहीं रखते हैं। ये 50 लोगों तक के लिए सूटेबल है। डिटेंशन पीरियड 24 से 48 घंटे है। इसका मतलब क्या है कि कचरा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 24 से 48 घंटे हमें उसको देना ही देना है, उसको पूरे तरीके से निस्तारित होने के लिए। ये RCC के सीमेंट कंक्रीट से बनाया जाता है इसका बॉटम, और 12 महीने, 6 से 12 महीने में इस टैंक की क्लीनिंग हमें कराने की ज़रूरत पड़ती है। आपके सामने ये एक सोक पिट का चित्र है। सोक पिट का काम क्या है, जो एफ्लुएंट हमारे सेप्टिक टैंक से बाहर निकल रहा है उसे ही सोक पिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। एफ्लुएंट कहाँ से निकल रहा था, वह पानी जो हमारे सेप्टिक टैंक से बाहर की तरफ आ रहा था, जिसमें सॉलिड मैटर्स बहुत ही कम हैं और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत सिंपलर कंपाउंड में हैं, क्योंकि उसको पहले से ही एनारोबिक बैक्टीरिया ने खा करके पचा दिया है, निस्तारित कर दिया है। ये अमूमन 2 से 2.5 मीटर तक व्यास का होता है। अगर हम इसके टॉप को देखेंगे, ये जो दीवार इसकी बनाई जाती है ये अमूमन ईंट से बनाई जाती है, जिसमें बीच बीच में गैप होता है। ये लगातार इनलेट से पानी यहाँ पे आता रहता है, एफ्लुएंट आता रहता है, और इसमें जो कैपेसिटी होती है, ये टैंक कभी भरता नहीं है। अमूमन इसको भरने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया जाता है। इसको इस हिसाब से इसके डायमीटर और साइज़ को डिसाइड किया जाता है कि जितना इनलेट आ रहा हो वो यहाँ पर क्या होता हो, वो खुद ही सॉइल में परकुलेट करके निकल जा रहा हो, बाहर चला जा रहा हो। मतलब ये टैंक भरती नहीं है, ये बिल्कुल भी बदबू पैदा नहीं करता। ये पूरा तरीका जो सेप्टिक टैंक का तरीका है, इससे बहुत सुरक्षित तरीके से हम अपने घरों से निकलने वाले गंदे पानी को निस्तारित कर सकते हैं। इस पूरे लेक्चर में हमने जिन बातों पे विशेष ध्यान दिया, वो अलग अलग तरीके के वैल्व्स को पढ़ा, जिसमें कुछ एक वाल्व, जैसे अगर मैं बिबकॉक की बात करूं तो बिबकॉक क्या होता है, वो हमारे वाटर सप्लाई स्कीम के सबसे एंड पे लगा होता है। यहाँ से हम पानी इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं। अगर हम उसके साथ ही रिफ्लक्स वाल्व की बात करें या फिर हम प्रेशर एयर वाल्व की बात करें, तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि एयर वाल्व को हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पाइप नेटवर्क से एयर को निकालने के। स्कॉर वाल्व की बात करें अगर, तो हमें पता चलेगा कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं कि पाइप नेटवर्क में अगर कहीं सिल्ट इकट्ठा है, कोई सॉइल है, कोई डर्ट इकट्ठी है, तो उसको पाइप नेटवर्क से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम
स्कोर वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने देखा था सेप्टिक टैंक, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी IS 2470/1985 में डिटेल में दिया हुआ है। अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये अमूमन 2 से सवा 2 मीटर ही गहरा होता है। 750 mm के आसपास इसकी चौड़ाई होती है, और जो लंबाई होती है इस टैंक की चौड़ाई के 2 गुने से 4 गुने तक रखते हैं। अमूमन हम 3 गुना या 4 गुना ही उसको रखते हैं। सेप्टिक टैंक में होता क्या है कि हमारे घरों से निकलने वाला जो सूएज है, यानी कि जो हमारे टॉयलेट वॉशरूम से निकलने वाला पानी है, मानव मल या मूत्र है, वो इस टैंक में जाता है, जिसे 24 से 48 घंटे तक वहाँ बिताने होते हैं, जिसे डिटेंशन पीरियड का नाम हमने दिया है। डिटेंशन पीरियड वह समय होता है जो उस पर्टिकुलर कचरे को बिताना ही होता है उस टैंक में। सेप्टिक टैंक में आने वाले कचरे को निस्तारित करने में सबसे अहम भूमिका अदा करता है एनारोबिक बैक्टीरिया, जो उस कचरे को खाता है, जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उसको खा करके वो जिंदा रहता है, और वहाँ से एक गैस निकलती है। जब ये तरीका ना रहा होता है एनारोबिक बैक्टीरिया पचाने का ऑर्गेनिक मैटर्स, तो वहाँ पे एक गैस निकलती है, जिसे एक वर्टिकल स्टैंड पाइप से हम बाहर की तरफ निकाल देते हैं, जिसके ऊपर क्रॉल लगा होता है। तो ये हमेशा ही जो ये पाइप होती है ये आसपास के जगहों से ऊंची रखी जाती है, जिससे कि गंदी हवा जो है, जो बदबू है, वो आसपास ना फैले, वो ऊपर की तरफ स्केप हो जाए। एनारोबिक बैक्टीरिया एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जिसके बाद जो गंदा पानी निकलता है उसको हम एफ्लुएंट बोलते हैं। एफ्लुएंट को फिर हम सोक पिट में डाल देते हैं। सोक पिट एक सर्कुलर वेल जैसा, अगर मैं बताऊं आपको, तो कुएं जैसा ही होता है, जिसकी दीवार पर जो लाइनिंग होती है वो ईंट से की जाती है, लेकिन उसमें जगह बीच बीच में छोड़ दी जाती है। ये एफ्लुएंट जब उस टैंक में जाता है, सोक पिट में जाता है, तो परकुलेट करके सॉइल में चला जाता है। तो ये हमने आज के इस भाग में पढ़ा, और अब तक हमने जो भी पढ़ा है मैं समझता हूँ कि आप सभी के लिए लाभप्रद साबित होगा। इस पाठ को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है निमी द्वारा बनाई गई ई बुक्स का, और मैंने वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो SK गर्ग साहब की लिखी हुई किताब है वहाँ से कुछ रेफरेंसेस लिए हैं। धन्यवाद।